हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 13 जुलाई और आज 13 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं आज के द हिंदू एनालिसिस में। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मयूरी भागवानी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। एक और चैनल है हमारा मयूरी भागवानी यूपीएससी नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कुछ डिस्कशन करना है अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने जो साथी एस्पिरेंट है उनके साथ आंसर रिव्यू वगैरह करवाना है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, तो आप मुझसे मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम। तो देखो आज का हम टॉपिक देख लेते हैं। GS1 में हम देखेंगे कल्चर में नेशनल एम्बलम के बारे में। GS2 में हम गवर्नेंस में देखने वाले हैं चाइल्ड लेबर डाटा के बारे में। इसके अलावा स्लो व्हील्स ऑफ जस्टिस एक आर्टिकल आया है जिसमें काफी सारा डाटा आपको मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जुडिशरी जो है ये किस तरह से डिलेज में फंस रही है, पेंडेंसी में फंस रही है, इसको देखेंगे। GS3 में साइंस एंड टेक में देखेंगे नासा के एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के बारे में जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में देखेंगे और क्यों न्यूज में था इसको भी देखेंगे। एंड सिक्योरिटी में हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के बारे में। इंडिया और ब्राजील साथ में मिलकर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में कोलैबोरेट करने वाली, तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी वाले टॉपिक में मैंने रखा है। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं, आज के पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए बनता है, ठीक है। तो आज के पिंच ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अलग सा है। तो आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी है कि जब टूटी हुई कश्तियां ही बगावत करने लगें, कि जब टूटी हुई कश्तियां ही बगावत करने लगें तो कुछ दिनों के लिए ये तूफान भी सिर उठाना भूल जाते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आप, हो सकता है आपने काफी लॉस फेस किए हों अपनी लाइफ में, अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, हो सकता है आपने कई फेलियर्स देखे हों, हो सकता है आपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या फिर इस यूपीएससी जर्नी में कई फेलियर्स देखे हों, लेकिन यहाँ पे आप टूटे हुए जरूर हो, लेकिन अगर आप इस टूटे हुए होने के बाद भी सिर उठाने का एक हिम्मत रखते हो, अगर आप ये हिम्मत रखते हो कि आपको अपने गोल को अभी भी परस्यू करना है, इसके लिए आप लगातार मेहनत करते हो, तो माइंड माय वर्ड्स एंड मार्क माय वर्ड्स इन फैक्ट कि आपको यहाँ पे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस यूपीएससी जर्नी की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ। अगर आप एक लार्जर पिक्चर देखोगे, एक लार्जर विजन देखोगे, तो आपसे सफल कोई और नहीं है अगर आप टूटे होने के बाद भी अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए सोचते हो और उसके लिए एफर्ट्स मारते हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो आज के पहले आर्टिकल के बारे में देखते हैं। सेंटर हैज नो न्यू डाटा ऑन चाइल्ड लेबर। तो देखो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया क्या गया है, यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और पार्लियामेंट्री कमेटी को चाइल्ड लेबर के ऊपर कुछ डाटा चाहिए था। इन्होंने लेबर मिनिस्ट्री से मांगा। लेबर मिनिस्ट्री बोलती है कि हमारे पास कोई लेटेस्ट डाटा ही नहीं है चाइल्ड लेबर को के ऊपर। अब आप समझो ये चीज आपको ऐसे सुनने में बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना। और पॉलिसीज कब बनाएगी गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट के पास कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे कि देखो इस पर्सन को या इस कम्युनिटी को इतनी जरूरत है किसी चीज की, उस बेसिस पे पॉलिसीज बनती है। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप पॉलिसी क्या बनाओगे और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्या करोगे? ओके, तो पहली चीज ये कि डाटा होना बहुत जरूरी है। अब हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने बोला है कि हमारे पास कोई भी लेटेस्ट डाटा नहीं है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। जो लास्ट डाटा इनके पास है वो है 2011 के सेंसस का। ओके, अब ये डाटा क्यों नहीं है इनके पास? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है NCLP प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ओके, इसमें चाइल्ड लेबर खत्म करने की बात है और इसमें हमारा एम था कि हमको डाटा कलेक्ट करना है चाइल्ड लेबर को रिलेटेड, ठीक है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। अब ये स्कीम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है 1980s का है, लेकिन 2016 में इसको मर्ज कर दिया गया अंडर समग्र शिक्षा अभियान। अब पहले ही ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ढीला चल रहा था, इसके पास फंडिंग नहीं थी, और जब से 2016 में ये समग्र शिक्षा अभियान में मिला है तब से डाटा के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान एक बड़ा एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है तो उसके अंदर ये सबस्यूम हो गया है, तो ये भी एक कारण है। तो सबसे बड़ा कारण जिसके कारण आज भी हमारे पास डाटा नहीं है, दैट इज द लैक ऑफ बजटरी एलोकेशन। ओके, या फिर बजटरी एलोकेशन जो ड्राई अप हो रहे हैं, फंडिंग नहीं है, उसके कारण हमारे पास आज डाटा नहीं है।
तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एनसीएलपी और ये समग्र शिक्षा अभियान क्या है। एनसीएलपी यानी कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आता है। स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, तो याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसको 1988 में लॉन्च किया गया था, और इसका एम था कि जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, जो भी चाइल्ड लेबर के विक्टिम्स हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना है हमको। तो याद रखना कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, 1988 में आया। चाइल्ड लेबर के जो विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, स्कीम लाई गई थी। याद रखना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपका आज का क्वेश्चन है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे बताओगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, अच्छा, इसमें क्या किया गया, इस एनसीएलपी प्रोजेक्ट में कुछ स्कूल्स और कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए। इन स्पेशल स्कूल या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का काम ये था कि जो चाइल्ड लेबर में जो विक्टिम्स थे, जो बच्चे थे, उनको यहाँ पे ओपन अप करना है, उनका रिहैबिलिटेशन कराना है और उनको चाइल्ड लेबर से हटा के फिर से एजुकेशन की तरफ बढ़ावा मिले, एनकरेज करना है फॉर्मल स्कूलिंग की तरफ। इसीलिए ये स्कूल सिस्टम बनाया गया था। ओके, और ये जो सेंटर्स थे ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, स्टाइपेंड टू चिल्ड्रन विदड्रॉन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी बच्चों को जो कि जिनको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है फ्रॉम द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती थी। अब यहाँ पे ये जो स्कूल्स का प्रोविजन है ना, ये भी यहाँ पे था, और ये स्कूल्स जो हैं आज भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल जो है वो नॉन फंक्शनल है। ओके, नॉन फंक्शनल क्यों है? क्योंकि देखो ना, आप डाटा कलेक्ट करने के तो पैसे हमारे पास है नहीं, तो हम ये स्कूल्स को, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को चलाएंगे कैसे? तो मेजॉरिटी ऑफ दीज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर प्रेजेंटली अनऑपरेबल और नॉन फंक्शनल। ओके, ये याद रखना है। अब दूसरी चीज, समग्र शिक्षा अभियान जो है, समग्र शिक्षा स्कीम जो है, इसमें इसको सबस्यूम कर दिया गया इन द ईयर 2016। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जहां पे स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में आप देखना कि प्री स्कूल से लेके क्लास 12th तक, ये सारा जो क्लासेस हैं प्री स्कूल से लेके क्लास 12th तक, सभी का स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और सारे स्टूडेंट्स, प्री स्कूल से लेके क्लास 12th तक के सारे स्टूडेंट्स को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए ये समग्र शिक्षा स्कीम लाई गई है। ये बेसिकली इंक्लूसिव, इक्विटेबल और अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई। ओके, अब इसमें देखो, जो बड़े बड़े लेवल पे आप देखोगे, मोटे लेवल पे, मैक्रो लेवल पे देखोगे, तो 3 स्कीम्स को सबस्यूम किया गया है। एक तो है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा है टीचर एजुकेशन। ओके, याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। ओके, 2016 में इसको, इसके अंदर एनसीएलपी प्रोजेक्ट भी मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ओके, अब इसमें ये जो स्कीम है कुल मिला के 1.16 मिलियन स्कूल्स को कवर कर रही है, साथ में 156 मिलियन स्टूडेंट्स को कवर कर रही है, और 5.7 मिलियन टीचर्स को यहाँ पे कवर कर रही है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर एडेड स्कूल हो। ओके, और याद रखना, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12th तक का सारे जो क्लासेस हैं वो कवर हो रही हैं। ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। याद रखना, एनसीएलपी जो थी ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम थी, ये वाली समग्र शिक्षा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, और इसमें क्या होगा, 60-40 के रेशियो में फंडिंग बढ़ती है, यानी कि 60% जो यहाँ पे शेयर होगा वो किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा, और 40% शेयर रहेगा जो यहाँ पे सेंटर का रहेगा। इस तरह से सेंटर स्टेट के बीच में ये फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। और यहाँ पे याद रखना कि ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, एनसीएलपी किसकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। 2018 में इसको लाया गया है प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली समग्र शिक्षा और एनसीएलपी प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2011 वाला जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से, याद रखना 2011 वाला जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारे देश में 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, यानी कि लगभग 10 लाख लोग ऐसे थे, 10 लाख बच्चे थे हु वर द विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, और ये 2011 का डाटा है। आज का टाइम सोचो कितना ज्यादा होगा, ये 10 साल हो चुके हैं, 10 से 11 साल हमें हो चुके हैं सेंसस को। ओके, तो यहाँ पे ये स्कूल्स का भी प्रॉब्लम है, स्कूल्स भी बंद पड़े हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बंद पड़े हैं क्योंकि फंडिंग नहीं है, और ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एक एक्ट भी है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का। इसमें चाइल्ड लेबर को चेक करने की हम बात करते हैं, लेकिन आज तक भी सोचो 1986 का ये पूरा एक्ट है, लेकिन आज तक भी हमारे देश में से चाइल्ड लेबर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो पहुंचे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास,
लेबर मिनिस्ट्री के पास कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसमें देखो कई सारे एनजीओज हैं, एक है बचपन बचाओ आंदोलन, फिर है एड एट एक्शन, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, सेव द चिल्ड्रन, एसओएस चिल्ड्रन विलेजेस। ये सब जो एनजीओ है ना, इनको एक बार इनका नाम देख लो, क्योंकि हमारा एक टॉपिक भी है GS2 में एनजीओ को लेकर, वहां पे ये एनजीओ के नाम आपको कोट करने में काम आएंगे। ओके, अच्छा इसके अलावा ये कि ये जो एनजीओ हैं इन्होंने ही बोला कि भैया हम ही तुमको डाटा दे देते हैं। तो इन एनजीओ में से कई सारे एनजीओ डाटा लेकर भी गए कि देखो हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, इस हिसाब से अब आप काम करना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपके डाटा पे कैसे विश्वास करें, तो गवर्नमेंट को चाहिए ऑफिशियल डाटा। तो कुल मिला के अभी ये सीन है कि हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। ओके, आगे बात कर लेते हैं इसी में नेक्स्ट इशू की। तो नेक्स्ट इशू है हमारा नासा टेलीस्कोप डाइव्स डीप इनटू यूनिवर्स। तो देखो इशू ये है कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने स्पेस में जाके कुछ ऐसी चीजों के पिक्चर्स खींचे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये है एक साउथ रिंग नेब्यूला, इसकी इमेज यहाँ पे ली है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। इसके साथ एक और पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये आपको कोई पेंटिंग सी दिख रही होगी, है ना, किसी आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग दिख रही होगी, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ये रियल इमेज है। ओके, और ये किसकी इमेज है, कैरिना नेब्यूला की इमेज है, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही ली गई है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ट्यूसडे को जेम्स वेब टेलीस्कोप से कुछ इमेजेस ली गई, नासा ने ये इमेजेस ली। और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल ऑर्बिटरी और ऑब्जर्वेटरी है जो आज तक लॉन्च हुई है। ठीक है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सबसे लार्ज और सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेटरी है। ओके, अच्छा दूसरी चीज ये कि यहाँ पे नासा ने इसको एक माइलस्टोन बोला है, जो ये पिक्चर्स क्लिक करी हैं नासा के इस टेलीस्कोप ने, इसको नासा एक माइलस्टोन मान रहा है और ये कह रहा है कि इसके बाद से हमारी जो डिस्कवरीज हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखना कि ये जो पूरा टेलीस्कोप है इसको बनने में 20 साल लगे थे, 20 ईयर्स लगे थे। $9 बिलियन का यहाँ पे ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप बना है और इसको लॉन्च किया गया था 2021 दिसंबर में। ओके, और आज की डेट में ये 1 मिलियन माइल्स अवे है अर्थ से। ओके, अच्छा इसमें याद रखना कि जो नए स्टार्स बन रहे हैं धीरे धीरे, जो नेब्यूलास हैं, अभी अभी वो नेब्यूला वाली स्टेज में है। एक तो है कैरिना, जिसका मैंने ये पिक्चर दिखाया, देखो ये वाला, ये कैरिना नेब्यूला है, और ये वाला जो है ये सदर्न रिंग नेब्यूला है। इन दोनों के पिक्चर्स क्लिक करी है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। इसके साथ यहाँ पे कुछ गैलेक्सीज की इमेज यहाँ पे ली है इस टेलीस्कोप ने। इन गैलेक्सीज का नाम क्या है, देखो स्टेफन क्विंटेट, ये गैलेक्सीज का नाम है, इस गैलेक्सी का नाम, जो 1877 में हमने डिस्कवर की थी। तो आपको मेनली यहाँ पे याद रखना है नेब्यूला क्या होते हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप इस तरह का दिखता है, ये देखो ये सब जो है ना ये मिरर्स है। ओके, ये प्राइमरी मिरर्स इसको बोलते हैं। ये मिरर है 6.5 मीटर कितना जितना कुछ मिरर है, और यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर लगा हुआ है इस साइड पे। ओके, ये क्या काम करता है, ये जो भी इनको लाइट दिखती है, जहां से भी लाइट दिखती है वहां पे ये इमेजेस क्लिक करने का काम करता है। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, स्टेबलाइजेशन फ्लैप है, एंटीनास है, स्पेसक्राफ्ट बस है, और सोलर अरे लगा हुआ है। सोलर अरे यहाँ पे सन से ही इसको ये जो एनर्जी है वो मिलती है। ये सनशेड है, इसमें याद रखना है इसके लिए एक अरेंजमेंट इस तरह से बनाया गया है कि मून हो या अर्थ हो या सन हो, इसके पास सीधी लाइट नहीं पड़नी चाहिए इन तीनों से, क्योंकि इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा इस टेलीस्कोप का और ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसको कूल डाउन रखने के लिए ये सनशेड लगाया गया है। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं। तो देखो ये इस तरह का कुछ जेम्स वेब टेलीस्कोप दिखता है। ये 6.5 मीटर का ये पूरा प्राइमरी वाला जो इसका मिरर है वो इतना मिरर रहता है, और ये मिरर जो है ये कैसे बना है, बेरिलियम से बना हुआ है, जिसमें 48 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा गोल्ड से कोटेड ये पूरा मिरर है। ओके, अच्छा अब देखो इसमें हबल टेलीस्कोप से भी हम इसको कंपेयर करेंगे। हबल टेलीस्कोप इससे पहले नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप हुआ करता था, और इसका देखो प्राइमरी मिरर इस तरह से सर्कुलर हुआ करता था। ये वाला जो मिरर है ये इस तरह से ऑक्टागोनल, आप समझ सकते हो। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, यूएस के बीच में, यूएस की जो नासा है, यूरोपियन यूनियन की जो यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों का यहाँ पे एक मिला हुआ एक वेंचर है, जॉइंट वेंचर है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। याद रखना यूएस, कनाडा और यूरोप। ओके, यूरोपियन यूनियन।
तो इन तीनों का, यहाँ पे इन तीनों की स्पेस एजेंसी से मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो है इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, इंफ्रारेड बेस्ड टेलीस्कोप है, जबकि हबल टेलीस्कोप इंफ्रारेड बेस्ड टेलीस्कोप नहीं था। ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जितनी भी डिस्कवरीज की है उनको आगे ले जाने का काम जेम्स वेब टेलीस्कोप करने वाला है, और इसको स्टार्टिंग में बोला जा रहा था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। ओके। इसको बाद में जाके रीनेम किया गया 2002 में, और इसका नाम रखा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब कौन है? नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखो, जेम्स वेब टेलीस्कोप की कुछ और चीजें बता देती हूँ। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो याद रखना कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। ये ऑर्बिट नहीं करता हमारे अर्थ के आसपास, ये एक जगह पे लोकेटेड है, जो कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। तो 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ से ये लोकेटेड है एक जगह पे, ठीक है, जिसको यहाँ पे लेंग्रांजे पॉइंट भी कहते हैं। ओके। तो लेंग्रांजे पॉइंट के आसपास ये यहाँ पे लोकेटेड है 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके। जबकि जो हबल टेलीस्कोप था वो 570 किलोमीटर्स अवे हुआ करता था अर्थ के, और ऑर्बिट करता था ये, ठीक है, ऑर्बिट करता था अर्थ के आसपास। यहाँ पे मिरर सेगमेंट्स कितने लगे? तो जेम्स वेब में 18 सेगमेंट्स लगे हैं, और हबल टेलीस्कोप पूरा एक था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इस तरह से मैंने पिक्चर दिखाई ना, तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये 18 सेगमेंट्स हैं, जबकि ये एक पूरा सेगमेंट के तौर पे यहाँ पे इसका मिरर हुआ करता था। इसके अलावा देखो यहाँ पे प्राइमरी मिरर लगभग 6.5 मीटर का है, जबकि हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर का ये टेलीस्कोप हुआ करता, टेलीस्कोप का मिरर हुआ करता था। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिशन ऑब्जेक्टिव है कि जो 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाके ये नई गैलेक्सीज को समझता है, नई गैलेक्सीज के बर्थ के बारे में जानने की कोशिश करता है। जबकि हबल टेलीस्कोप जो है ये 12.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाके यहाँ पे इन गैलेक्सीज, यंग गैलेक्सीज के बारे में पता लगाने का काम कर रहा था। तो ज्यादा पुरानी गैलेक्सीज का पता लगाने का काम जेम्स वेब टेलीस्कोप कर सकता है। ओके। सर्विस कंडीशंस की बात करें तो हबल टेलीस्कोप जो था इसको आप रिपेयर कर सकते हो, सर्विसिंग पॉसिबल थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्योंकि इतना दूर हमने प्लेस किया है, सोचो ना, 570 किलोमीटर और 1.5 मिलियन किलोमीटर में कितना डिफरेंस है। तो 1.5 मिलियन किलोमीटर जितना दूर हमने प्लेस किया, तो क्या इसकी रिपेयरिंग पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ की बात कर लेते तो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है ये नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड लाइट पे एक्सप्लोर करता है, चीजों को समझता है। हबल टेलीस्कोप जो था ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट के आसपास की जो लाइट्स हैं उनको यूज करके, इस स्पेक्ट्रम को यूज करके एक्सप्लोर करता था स्पेस को। ओके। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं नेब्यूला की। तो देखो, नेब्यूला होता क्या है? नेब्यूला बेसिकली डस्ट का एक, आप ऐसा समझ सकते हो, डस्ट का एक झुंड हो गया, ठीक है। डस्ट का या रॉक्स का कुछ झुंड हो गया, ठीक है। अब ये नेब्यूला ही आगे जाके स्टार बनता है, ठीक है। अब ये नेब्यूला अगर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे स्मॉल स्टार, छोटा है तो स्मॉल स्टार, बहुत बड़ा है तो लार्ज स्टार बनेगा। और इसकी लाइफ साइकिल इस तरह से चलती है। देखो, स्मॉल स्टार जो है ये आगे जाके रेड जायंट बनता है, रेड जायंट जो है ये आगे जाके प्लेनेटरी नेब्यूला बन जाता है, और फिर आगे जाके ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। ये जो बड़ा नेब्यूला होगा, बड़ा नेब्यूला आगे जाके लार्ज स्टार बनता है, फिर रेड सुपर जायंट बन जाता है, सुपरनोवा बन जाता है, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। तो शुरुआत जो होती है ना किसी भी स्टार की लाइफ की, जो शुरुआत होती है वो नेब्यूला से होती है। अभी आप बस इतना याद रखो, बाकी ये जो बाकी चीजें हैं आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वरना आप इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, अभी आपके लिए नेब्यूला इंपॉर्टेंट है। ओके। बाकी लाइफ साइकिल आपको स्टार की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंडिया ब्राजील नेवीज में कोलैबोरेट। तो देखो यहाँ पे इंडिया और ब्राजील की जो नेवीज है वो किस चीज को लेकर कोलैबोरेट करने वाली है? फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को लेकर यहाँ कोलैबोरेट करने वाली है, और देखने वाले कि किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इन डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है इनके मेंटेनेंस में। ओके। तो इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे अभी तक 6 सबमरीन्स बनाने की बात करी है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, ठीक है, जिसमें से 4 तो हमारी इंडक्ट भी हो चुकी है, लास्ट की 2 में अभी काम चल रहा है। ओके। अच्छा, इसके अलावा ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी 4 स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है वो ऑपरेशनलाइज्ड है, और बाकियों के ऊपर काम अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें काम चल रहा है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के ऊपर। इंडिया भी अभी इसी में काम कर रही है। अभी तक देखो इंडिया क्या करता था, रशिया से लेता था ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन। अभी इंडिया जो है, अभी तक इंडिया ने लीज पे ली हुई थी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, लेकिन अब इंडिया अपने ही देश में इंडिजीनियसली ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों कंट्रीज, इंडिया और ब्राजील, दोनों ने फ्रांस से ली हुई है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, और इसके ऊपर अब मेंटेनेंस को लेकर, इसको एडवांस बनाने को लेकर, इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल इसको बनाने को लेकर, इन सभी के ऊपर काम करने वाला है इंडिया और ब्राजील साथ में मिलकर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। अच्छा, सबमरीन होता क्या है? देखो इस तरह से,
ये ओशन है, ठीक है। ये ओशन में जो इस तरह से छुप के अंदर से जो काम करती है, अंदर से जो वार करती है, जैसे ये हो गया सी, और सी के अंदर ये सबमरीन चलती है, ठीक है। तो ये जो है अंडर वाटर जो सबमरीन होती है, इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी का एक टाइप है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ओके, तो ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, सबसे एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन है हमारे पूरी दुनिया की, और इसको डिजाइन करने वाली एक फ्रेंच कंपनी है, नेवल शिप बिल्डिंग फर्म है, ठीक है। और इसके साथ स्पेनिश शिप बिल्डिंग फर्म जो है, इन दोनों ने, फ्रांस और स्पेन की जो शिप बिल्डिंग फर्म है, इन दोनों ने यहाँ पे इसको डिजाइन किया। स्पेशली फ्रांस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन है आज के टाइम पे, और यहाँ पे अलग अलग तरीकों से आप इसके थ्रू यहाँ पे किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर कर सकते हो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कर सकते हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हो, माइन लेइंग, एरिया सर्विलेंस, ये सब काम कर सकते हो आप नेवी में रह के। यानी कि आपको दुश्मन को हराने के लिए जो जो चीजें जरूरत है, सबमरीन, ये सारी सबमरीन जो है काम करके देगी है। अब हमारी जो सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये हम बना रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 75। ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हम 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। इनके नाम मैं आपको बताऊंगी। इसको हम कलवारी प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है, कलवारी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं। ओके, कलवारी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं और प्रोजेक्ट 75 भी बोल रहे हैं। याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पे जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनेंगी वो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम के ऊपर बनेंगी। ओके, यहाँ पे कुछ सुपीरियर स्टेल्थ फीचर्स हैं, यानी कि आपकी जो सबमरीन है वो छुप सकती है पानी के अंदर, इसको बोलते हैं स्टेल्थ फीचर्स होना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला तो है यहाँ पे साइलेंसिंग टेक्निक्स है इस सबमरीन के पास। दूसरा, नॉइज लेवल्स जो है वो लो रेडिएशन पे नॉइज लेवल्स काम करते हैं। और तीसरा, यहाँ पे प्रिसीशन गाइडेड वेपन इसमें आप इंडल्ज करवा सकते हो, इसमें आप इनकलकेट कर सकते हो। ओके, अब इससे क्या होगा कि जो सबमरीन अगर पानी के अंदर चल रही है किसी को पता नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट 75 की बात करते हैं तो इसमें सबमरीन क्लास अटैक सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बन रही हैं, ठीक है। और 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम बनाने वाले हैं अंडर प्रोजेक्ट 75। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दिस विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर ये काम होने वाला है। इंडियन नेवी भी इसमें इसका साथ देगी कंस्ट्रक्शन में। ओके, अब जो प्रोजेक्ट 75 है इसमें 6 सबमरीन जो बन रही है, इसमें पहली सबमरीन का नाम है कलवारी, दूसरी का नाम है खांडेरी, तीसरी का नाम है करांज। ओके, तीसरी का नाम है करांज, चौथे का नाम है वेला, ठीक है, पांचवे का नाम है वागीर, और छठे का नाम है आईएनएस वागशीर। तो आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करांज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर, ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारे देश में बन रही हैं, ठीक है। और इनके लिए हमने यहाँ पे फ्रांस से मदद ली है। ओके, अब आगे बात करते हैं नेशनल एम्बलम ऑन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब देखो ये नेशनल एम्बलम क्यों न्यूज में है, क्योंकि हमारी नया पार्लियामेंट हमारा बन रहा है, और इस पार्लियामेंट में हमने सबसे ऊपर लगाया है ये स्टेट एम्बलम, जो कि हमारे इंडिया का प्रतीक है, हमारे इंडिया की ग्लोरी का प्रतीक है। तो ये नेशनल एम्बलम पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पे लगाया गया है, और इसे अनवील किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ओके, तो ये जो पूरा जो बना है ये नेशनल एम्बलम पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पे, ये बहुत सारे स्टेजेस से होता हुआ बना हुआ है, ठीक है। जैसे 8 डिफरेंट स्टेजेस से फॉलो किया गया, और उसके बाद ये पूरा बन के निकला है। तो क्ले मॉडलिंग हुई, कंप्यूटर ग्राफिक्स हुए, ब्रोंज कास्टिंग, पॉलिशिंग, ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद ये पूरा का पूरा एम्बलम हमारे सामने बना है। अब आप देखोगे जो पुराना एम्बलम है और इस एम्बलम में थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला जो एम्बलम है ना थोड़ा ज्यादा आपको अग्रेसिव देखने को मिलेगा, ठीक है, और पुराना एम्बलम जो है थोड़ा कम अग्रेसिव है। बाकी ये एम्बलम में और कुछ ज्यादा छिड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। अब देखो नेशनल एम्बलम के बारे में बात कर लेते हैं। ये नेशनल एम्बलम जो है ये हमारा नेशनल एम्बलम है क्या? देखो इस तरह से 4 लॉयन ने एक के पीछे एक, ये 4 लायंस बैठे हुए हैं। नीचे ये देखो ये इस तरह का व्हील दिखता है आपको, ये 24 स्पोक्स वाला व्हील है, ठीक है। और यहाँ पे इसके आसपास 4 एनिमल्स दिखते हैं आपको, ठीक है। ये पूरा जो है ये पूरा हमारा स्टेट का एम्बलम है, हमारे देश का एम्बलम है। ओके, हमारा नेशनल एम्बलम है। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो एम्बलम है ये कब हमने अडॉप्ट किया एज ए नेशनल एम्बलम? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने ये अडॉप्ट किया। कब? हमारे, अच्छा यहाँ पे देखना, इसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं ना, जब हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था, इसी दिन पे हमने अपना नेशनल एम्बलम भी अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली लायन कैपिटल है अशोका का जो लायन कैपिटल है उससे ये पूरा नेशनल एम्बलम हमने अडॉप्ट किया है। और इसके नीचे एक मोटो भी लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते जो है ये पूरी लाइन जो है ये हमने यहाँ पे कहाँ से ली है? मुंडक उपनिषद से ली है, ठीक है। मुंडक उपनिषद हमारे
उपनिषद हैं कुछ, ठीक है, वैदिक एरा के, उसके मुंडक उपनिषद से हमने ये सत्यमेव जयते वाली लाइन ली है। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरा सिंबल है, स्टेट एम्बलम या नेशनल एम्बलम है हमारा, ये काम क्या करेगा, ये इंडिया के रीअफर्मेशन को दिखाएगा कि इंडिया अपनी एंशिएंट कमिटमेंट के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड पीस की, गुडविल की जो कमिटमेंट है इंडिया की, उसके साथ इंडिया आज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ सारनाथ लायन कैपिटल है ये। देखो बेसिकली जो ये पूरा लायन कैपिटल है ना, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, अशोका का यहाँ पे कैपिटल है सारनाथ कैपिटल, ठीक है। सारनाथ कैपिटल पे आपको इस तरह का एक यहाँ पे रॉक एडिक्ट देखने को मिलता है, और वहीं से हमने, इसी से हमने लायन कैपिटल को अडॉप्ट किया है हमारे देश के नेशनल एम्बलम के फॉर्म में। अब इसमें देखो 4 लायन हैं, एक के पीछे एक खड़े हैं, और इसके साथ नीचे एक अबैकस है। देखो इस तरह से एक अबैकस होता है, ये पूरा अबैकस है। इस अबैकस पे यहाँ पे एक व्हील बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं, एक एलिफेंट है, एक गैलोपिंग हॉर्स यानी कि दौड़ता हुआ हॉर्स आपको देखने को मिलेगा, एक बुल है और एक लायन है, ठीक है। और इनके बीच में व्हील्स हैं, ठीक है। ये व्हील्स जो हैं, ये इनके बीच बीच में 24 स्पोक्स वाले ये व्हील्स हैं, ओके। और यही व्हील हमने यहाँ पे अपने नेशनल फ्लैग में भी इनकलकेट किया है। हमारे नेशनल फ्लैग में जो बीच में व्हील है वो यहीं से आता है, लॉयन एम्बलम से ही आता है, ओके। अब देखो यहाँ इस तरह का ये एम्बलम है, जिसमें देखो ये जो 4 एशियाटिक लायन है, ये किसको दिखाते हैं, ये पावर को सिंबलाइज करते हैं, करेज को, कॉन्फिडेंस को, प्राइड को, इन सभी को सिंबलाइज करने का काम करती हैं 4 एशियाटिक लायंस, ओके। इसके अलावा ये जो पूरा बुल है, बुल यहाँ पे हार्डवर्क को सिंबलाइज करता है, हॉर्स यहाँ पे लॉयल्टी को सिंबलाइज करता है, स्पीड को सिंबलाइज करता है, एनर्जी को सिंबलाइज करता है। वैसे ही यहाँ पे देखो हॉर्स, लायन के अलावा बुल है एक, और बुल के साथ यहाँ पे एक एलिफेंट भी है, ठीक है। तो ये 4 जो एनिमल्स हैं, इनका नाम याद रखना है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये जो 24 स्पोक्स वाला जो व्हील है, इसको ये माना जाता है कि बुद्धिस्ट धर्म चक्र से लिया गया है। बुद्धिज्म में एक फिनोमेना है धर्म चक्र वाला, जिसमें जो बुद्धा है वो अपने घर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स सैल्वेशन, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तना उसको बोलते हैं। तो ये धर्म चक्र का ही ये व्हील ये शोकेस किया गया है बाय 24 स्पोक्स, ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पे ये पूरा जो एम्बलम है, ये अशोका का एम्बलम है, अशोका के स्टेट का एम्बलम है, अशोका की यहाँ पे पावर वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती थी। कुछ लोग इसको बुद्धिज्म से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ही इनग्रेन्ड है, दोनों की ही वैल्यूज यहाँ पे इनग्रेन्ड है, ओके। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है स्लो व्हील्स ऑफ जस्टिस। तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला क्या गया है, इसमें बताया गया है कि हमारी जुडिशरी कितनी स्लो चल रही है। हमारी जुडिशरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पेंडेंसी की, और इसके बारे में इस पूरे जो भी जुडिशरी सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम है ना, वो सब इसमें बताई गई है विद डाटा, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पे आज की डेट में यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, ओके। इसके अलावा 25% केसेस ऐसे हैं, इन 4 करोड़ में से लगभग 25% केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं जिनके पेंडेंसी को, ठीक है। तो 5 साल से पुराने हैं और अभी तक यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा कई सारे कोर्ट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, यूपी का आप सब देखोगे सबसे ज्यादा डाटा खराब है यहाँ पे यूपी का। इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इन जुडिशियल डिलेज की, ओके। इसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड से इशू है। डिमांड किस तरह की, सबको जस्टिस चाहिए, हमारे देश में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हमारे देश में जो ओवरऑल केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है जस्टिस की, लेकिन सप्लाई कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजेस की कमी है, बहुत सारे रीजन है, ओके। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो डाटा है वो है हैंगिंग फायर। तो यहाँ पे कई सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है आज की डेट में। हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट्स, उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकेले इनमें ही 4.18 करोड़ पेंडिंग केसेस आज की डेट में है। और इन 4.18 करोड़ पेंडिंग केसेस में से लगभग 25%, 1 करोड़ से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा लंबे टाइम से पेंडिंग है, ओके। इसको आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से पेंडेंसी पड़ी है, और यहाँ पे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन रीजन्स में सबसे ज्यादा पेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे स्टेट वाइज शेयर अगर देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है, 1 करोड़ से ज्यादा केसेस यूपी में अकेले पेंडिंग है, ओके। और इनमें से 14% केसेस ऐसे हैं जो 10 साल से पुराने केसेस हैं, ठीक है। यानी कि 10 साल से केस चल रहा है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाया, रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो यूपी सबसे ऊपर है इस पेंडेंसी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, इस तरह से, ओके।
इसके अलावा देखो पाइलिंग अप जो हो रही है, तो यहाँ पे पेंडेंसी पर लैख पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पेंडेंसी है उसको अगर हम समझें, तो सबसे ज्यादा आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है, सॉरी हिमाचल वाले रीजन में, और यूपी वाले रीजन में, हरियाणा वाले रीजन में, महाराष्ट्र हो गया, इन रीजन्स में बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। और अगर आप पर लैख पॉपुलेशन देखोगे ना, पर लैख पॉपुलेशन कितनी पेंडेंसी है, तो यहाँ पे लगभग 3000 केसेस पर लैख पॉपुलेशन यहाँ पे पड़े हैं अभी, जो पेंडेंट है, ठीक है, जो जो अभी पेंडिंग है, जिनके ऊपर कोई रिजोल्यूशन नहीं किया गया है। इसके अलावा डिलेज इन लेंस की बात करोगे तो बहुत ज्यादा डिलेज हो रहे हैं, जैसे कि आप देखो ये चार्ट दिखाता है कि कितनी पेंडिंग केसेस हैं पर लैख पॉपुलेशन, और यहाँ पे कौन से ऐसे केसेस हैं जो 5 साल से भी ज्यादा पेंडिंग है। उसमें आप देखोगे कि लगभग 25% केसेस जो हैं यूपी में, वो काफी लंबे लंबे समय से पेंडिंग है। उड़ीसा में भी इसी तरह की यहाँ पे कुछ सिचुएशन है। इसके बाद देखो कोर्ट की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, तो यूपी में आज की डेट पे 1000 वैकेंसीज जो है जुडिशियल वैकेंसीज वो खाली पड़ी है, कोई नहीं है इन जगहों पे। 30% जो टोटल वैकेंसीज हैं आज की डेट में खाली पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज हैं, देखो यहाँ पे यूपी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो बिहार में, उसके बाद वैकेंसीज बहुत ज्यादा है एमपी में, ये सब एरिया में जजेस की वैकेंसीज इतनी ज्यादा है, लेकिन जजेस का यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस देखो कि एक जज कितनी पॉपुलेशन को संभालने का काम दिया हुआ है, एक जज को कितनी पॉपुलेशन एक जज के ऊपर है, तो यूपी में सबसे ज्यादा बुरा डाटा है, लगभग 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक जज है, ठीक है। तो 1 लाख पॉपुलेशन का संभालने का काम एक जज के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे यूपी के बाद आती है बात तेलंगाना की, तेलंगाना में भी 1 लाख से ऊपर जनता एक जज के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन एक जज के ऊपर डिपेंडेंट है। बिहार में भी सेम चीज है, ठीक है। तो ये इस तरह का चीज अभी चल रही है। तो सोचो 1 लाख पॉपुलेशन का जिम्मा जब एक जज के ऊपर आ जाएगा तो पेंडेंसी तो होगी, ठीक है। उसके बाद प्रिजन्स बहुत ओवर क्राउडेड है, अगर 100 लोगों को रखने की जगह है तो यहाँ पे 170 200 इस तरह से लोगों को रखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये रेट दिखता है, जैसे यूपी में सबसे खराब रेट है, अगर 100 लोगों को रखने की कैपेबिलिटी है किसी जगह में प्रिजन में, तो 177 लोगों को वहां रखा जा रहा है। तो प्रिजन ओवर क्राउडेड है, ठीक है। और प्रिजन के ओवर क्राउडेड होने का रीजन है अंडर ट्रायल्स का यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं आ पा रहा। जैसे मान लो किसी आदमी के अगेंस्ट FIR होती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, अब उसका केस ही चल रहा है, तब तक वो जेल में बंद है, ठीक है, उसको बेल नहीं मिल रही, वो जेल में ही बंद है। तो यहाँ पे वो बंदा जो है, जो जेल में बंद है, वो अंडर ट्रायल हो गया, वो अक्यूज्ड नहीं है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे वो सही है या नहीं। तो यहाँ ये जो पूरा काम है, ये अंडर ट्रायल्स वाला जो काम है, ये भी बिगड़ रहा है। 76% जो अंडर ट्रायल्स हैं, आज भी उनका कुछ भी नहीं हो पाया। अंडर ट्रायल्स की जो लिमिट है, अंडर ट्रायल्स का जो अमाउंट है, नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है। 2010 में 65% अंडर ट्रायल हुआ करते थे, आज की डेट में 76% अंडर ट्रायल्स है। और ये डाटा देखो किसका है, ये NCRB का डाटा है, ठीक है, NCRB का डाटा है, जो ये दिखाता है कि हमारे जो जजेस हैं उनकी यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, जुडिशरी में हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रिजन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब हमने देखी। इस डाटा को आप नोट जरूर कर लेना, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन आज पूछा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या क्या डिफरेंस है, या मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर ज़रूर करना, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको कॉमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।